Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss BHIC 104 Block 3rd Religion, Economy and Alternative State Formation. ब्लॉक 3 का मेन मकसद मेडिवल पीरियड मतलब जो मध्यकालीन समय के इम्पॉर्टेंट रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल बदलावों को समझना है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे रिलीजन ने सोसाइटी को शेप किया, ट्रेड कैसे बढ़ा और कैसे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन इमर्ज हुई। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है इसके? रिलीजन एंड कल्चर इन मेडिवल यूरोप। इस पॉइंट में बताया गया है कि मेडिवल यूरोप में क्रिश्चियनिटी और चर्च का कितना इन्फ्लुएंस था। रिलीजन सिर्फ भगवान की पूजा तक लिमिटेड नहीं था, ये लोगों की डेली लाइफ, आर्ट और आर्किटेक्चर को भी कंट्रोल करता था। गोथिक कैथेड्रल्स और रिलीजियस लिटरेचर इसका बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। मेडिवल पीरियड में हाथ से बनी चीज़ों मतलब क्राफ्ट्स का उपदान बढ़ने लगा था। नए टूल्स और टेक्निक्स की वजह से टेक्सटाइल, मेटल वर्क और पॉटरी जैसी चीज़ों बड़े लेवल पर बनाने लगी थी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार का विस्तार। लोकल मार्केट से निकलकर ट्रेड इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। सिल्क रूट और सी रूट्स के जरिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच स्पाइसेस, सिल्क और प्रीशियस स्टोन्स का एक्सचेंज होने लगा। इससे मर्चेंट्स मतलब व्यापारी बहुत पावरफुल बन गए। अफ्रीकन सोसाइटीज़ एंड किंगडम्स। अफ्रीका के मेडिवल इतिहास और वहाँ के साम्राज्यों की जानकारी। इसमें गाना, माली और सोंघाई जैसे बड़े किंगडम्स के बारे में बताया गया है। ये किंगडम्स अपने गोल्ड और साल्ट ट्रेड के लिए मशहूर थे और यहाँ टिम्बुक्टू जैसे बड़े लर्निंग सेंटर्स डेवलप हुए। ठीक है, लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन, अमेरिका के बड़े साम्राज्य। इसमें मेन फोकस था माया, अज़्टेक, इनका सिविलाइजेशन पर है। इन्होंने एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी में बहुत उन्नति की थी लॉन्ग बिफोर यूरोपियंस अराइव्ड। अल्टरनेटिव स्टेट्स फॉर्मेशन, गवर्नेंस के अलग अलग तरीके। हर जगह एक जैसा राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं था। कुछ जगह पर ट्राइब्स मिलकर राज करती थी तो कुछ जगह पर रिलीजियस लीडर्स का कंट्रोल था। ये पॉइंट दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पॉलिटिकल पावर कैसे ऑर्गेनाइज्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन। मेडिवल यूरोप में लाइफ का लगभग हर हिस्सा रिलीजन से जुड़ा हुआ था। लोग मानते थे कि सब कुछ गॉड कंट्रोल करते हैं और चर्च लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करता था। पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी था। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी ने 5 मेन फील्ड्स को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। एजुकेशन, इस ज़माने में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को चर्च ही चलाता था या कंट्रोल करता था। मेन पढ़ाई रिलीजियस टेक्स्ट और मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड होती थी। पॉलिटिक्स, किंग्स और रूलर्स को रूल करने के लिए चर्च और रिलीजियस हेड का सपोर्ट चाहिए होता था। आर्ट, इस टाइम की ज़्यादातर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर्स रिलीजियस थीम्स पर बनते थे। ठीक है, लिटरेचर, किताबें और कहानियाँ ज़्यादातर बाइबल के इंसिडेंट्स, सेंट्स की लाइफ और रिलीजियस टेक्निक्स पर लिखी जाती थी। सोशल लाइफ, लोगों के फेस्टिवल्स, शादियाँ और दुख सुख सब चर्च के बनाए तरीके से ही होते थे। ठीक है, चर्च टॉट पीपल अबाउट गुड बिहेवियर, लोगों को आपसी बर्ताव अच्छा रखना सिखाया जाता था। मॉरलिटी, क्या सही है और क्या गलत, इसका ज्ञान दिया जाता था। सिन एंड सैल्वेशन, पाप क्या होता है और उससे मुक्ति कैसे मिलेगी ये बताया जाता था। रिलीजियस ड्यूटीज़, प्रार्थना करना, दान देना और चर्च के रूल्स को फॉलो करना हर किसी की ड्यूटी है। कंक्लूजन में क्या है? लोग मानते थे कि अगर वो चर्च की बातें मानेंगे तो मरने के बाद उन्हें स्वर्ग नसीब होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? रोल ऑफ चर्च।
मेडिवल यूरोप में चर्च सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन थी। इसका असर सिर्फ धर्म तक लिमिटेड नहीं था, इसका रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रभाव पूरे समाज पर था। रिलीजियस रोल, चर्च लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करता था। द चर्च ऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज करता था वो? वर्शिप सर्विसेज, रोज़ाना और संडे को प्रेयर्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्यौहार और उत्सव मनाना, मैरिज सेरेमनीज, शादी ब्याह के सारे नियम और रस्में करवाना, फनरल सेरेमनीज, किसी की डेथ होने पर अंतिम संस्कार की विधि करना। रोल ऑफ प्राइस्ट, क्या था उनका रोल? प्राइस्ट आम लोगों को बाइबल और रिलीजन की सीख आसान भाषा में समझाते थे। एजुकेशनल रोल, मेडिवल पीरियड में जब कोई बड़ी गवर्नमेंट या स्कूल सिस्टम नहीं था, तब चर्च ने पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया। प्रिजर्व्ड नॉलेज, चर्च के पुरानी किताबों, मैन्युस्क्रिप्ट और ज्ञान को संभाल कर रखा ताकि वो खो ना जाए। ठीक है। मोनेस्ट्रीज बिकेम सेंटर्स ऑफ लर्निंग, मोनेस्ट्रीज वो जगह जहाँ साधु या मॉन्क्स रहते थे। उस ज़माने के बड़े स्टडी सेंटर्स और स्कूल्स बन गए। मॉन्क्स कौन होते हैं? किताबों नहीं, मॉन्क्स के बारे में क्या है? किताब के हाथ से कॉपी बनाना, बच्चों को पढ़ाना, वो ये मॉन्क्स ये काम करते थे। ठीक है। मॉन्क्स कॉपीड बुक्स बाय हैंड, उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए मॉन्क्स हाथ से लिखकर किताबों की नई कॉपीज़ बनाते थे। प्रिजर्व्ड एंशिएंट नॉलेज, उन्होंने ग्रीस और रोम के पुराने ज्ञान, साइंस और लिटरेचर को नष्ट होने से बचाया। मेंटेन्ड लाइब्रेरीज, वो मोनेस्ट्रीज में बड़े लाइब्रेरीज मैनेज करते थे जहाँ सारी इंपॉर्टेंट किताबें सेफ रखी जाती थीं। स्कूल्स, इसके साथ साथ चर्च ने बहुत सारे नए स्कूल्स भी खोले ताकि लोग पढ़ना लिखना सीख सकें। इकोनॉमिक रोल क्या था अब इसमें? चर्च सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं थी, बल्कि वो उस टाइम की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत थी। ठीक है। पूरे यूरोप में चर्च के पास बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा था जिस पर वो खेती और बाकी काम करवाते थे। चर्च लोगों से एक स्पेशल टैक्स लेता था जिसे टिथ कहते थे। ये टैक्स हर इंसान की टोटल इनकम या उसकी खेती क्या या प्रोड्यूस वो क्या कर रहा है उससे 1/10 होता था, मतलब 10%। बिकेम वेरी वेल्दी, इन सब टैक्सेस और ज़मीनों की वजह से चर्च के पास बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी जमा हो गई और वो बहुत ज़्यादा वेल्दी बन गए। पॉलिटिकल रोल, चर्च के राजकाज और पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर था। किंग्स डिपेंडेंट ऑन चर्च, राजाओं और रूलर्स को अपनी गद्दी पर बने रहने और जनता पर राज करने के लिए चर्च का सपोर्ट और आशीर्वाद की ज़रूरत होती थी। इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजंस, चर्च के बड़े लीडर्स जैसे ये उनका हेड कोई बिशप्स और पॉप होते थे, सरकार के बड़े पॉलिटिकल फैसले को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करते थे ये। किंग्स ओबेड चर्च अथॉरिटीज़, कई बार चर्च की ताकत इतनी ज़्यादा होती थी कि पावरफुल राजाओं को भी चर्च के ऑर्डर और नियम मानने पड़ते थे, नहीं तो उन्हें समाज से बाहर निकालने का डर रहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेडिवल समय में रिलीजन का कल्चर पर बहुत गहरा असर था। आर्ट, बिल्डिंग स्टाइल्स और लोगों का रहना सब रिलीजन से जुड़ा हुआ था। ठीक है। मेडिवल यूरोप कल्चर हम यही पढ़ रहे हैं। आर्किटेक्चर, इस दौर में बहुत सारी सुंदर धार्मिक बिल्डिंग्स बनाई गई। एग्जाम्पल चर्चेस, जहाँ आम लोग रोज़ाना प्रार्थना करने जाते थे। कैथेड्रल्स, ये बहुत बड़े और मेन चर्चेस होते थे जो किसी एरिया के बिशप्स के अंडर आते थे। वही जो लीडर्स होते हैं ना, वो कुछ लीडर्स ये बिशप्स भी होते हैं। मोनेस्ट्रीज, जहाँ मॉन्क्स रहते, पढ़ते और काम करते थे। फिर गॉथिक आर्किटेक्चर फीचर्स टॉल बिल्डिंग्स, इस स्टाइल की इमारतें बहुत ऊंची बनाई जाती थीं ताकि वो आसमान की तरफ इशारा करें कि वो हेवन तक जा रही है। लार्ज विंडोज़, इनमें बड़ी बड़ी विंडोज़ होती थी जिसमें अक्सर कलरफुल ग्लास का यूज़ किया ताकि अंदर अच्छी रोशनी आए।
डेकोरेटिव डिज़ाइंस, इनकी दीवारों पर, पिलर्स पर बहुत सुंदर और बारीक डिज़ाइन बनाए जाते थे। फिर रोमनेस्क आर्किटेक्चर, फीचर्स क्या हैं इसके? थिक वॉल्स, पर ये होते कौन से थे? ये गोथिक से पहले ये पुराना रोमन स्टाइल चलता था, ठीक है। फीचर्स, थिक वॉल्स, थिक वॉल्स, इस स्टाइल की जो होती थी वो बहुत मोटी मोटी भारी भारी होती थी। दीवारों और खिड़कियों के ऊपर गोल आर्चेस लगे बनाते थे कुछ ऐसा स्टाइल बनाते थे जो रोमन स्टाइल से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। ये इमारतें देखने में बहुत मजबूत, भारी और फोर्ट जैसी लगती थी। आर्ट में क्या है? मेडिवल यूरोप में आर्ट का यूज़ सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि मैसेज देने के लिए होता था। रिलीजियस थीम्स, ज़्यादातर आर्ट और पेंटिंग्स धार्मिक टॉपिक्स पर भी बेस्ड होती थी। आर्टिस्ट पेंटेड, वो क्या पेंट करते थे? 3 चीज़ों को पेंट करते थे: जीसस क्राइस्ट, उनकी लाइफ और उनके सेक्रीफाइसेस। सेंट्स का, धार्मिक गुरुओं और पवित्र लोगों की तस्वीरें बनाते थे। बाइबलिकल स्टोरीज, बाइबल की अलग अलग कहानियों या सीन्स। पर्पस क्या होता था उनके आर्ट का? उस ज़माने में बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए आर्ट का यूज़ लोगों को धार्मिक बातें और आइडियाज़ सिखाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है लिटरेचर। इस दौर में लिखी गई किताबों का मेन फोकस भी रिलीजन ही था। फोकस ऑन रिलीजन, कहानियाँ, किताबें, कविताएं और डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर धार्मिक मुद्दों पर लिखे जाते थे। धार्मिक किताबें और मॉरल स्टोरीज लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। उस ज़माने में लैटिन सबसे मेन भाषा थी। जितने भी एजुकेटेड लोग, स्कॉलर्स और चर्च के ऑफिशियल्स थे, वो लिखने पढ़ने के लिए लैटिन भाषा का ही यूज़ करते थे, ठीक है। फिर मेडिवल पीरियड के दौरान हाथ से बनी चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। किस में बढ़ेंगे हम? ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये चीज़ है। इसका मेन मतलब है अपने हुनर और एक्सपीरियंस का यूज़ करके हाथ से सामान बनाना, मतलब हैंडमेड गुड्स। एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन: क्लॉथ मेकिंग, कपड़ा बनाना और वीविंग करना मतलब बुनना। पॉटरी, मिट्टी के बर्तन और डेकोरेटिव चीज़ें बनाना। मेटल वर्क, लोहे या ब्रॉन्ज या बाकी मेटल से टूल्स और वेपन्स बनाना। कारपेंट्री, लकड़ी का काम जैसे फर्नीचर या घरों के हिस्से बनाना। लेदर वर्क, चमड़े से जूते, बैग्स और कवच तैयार करना। ज्वेलरी मेकिंग, सोने चांदी और जेमस्टोन से गहने बनाना। क्राफ्ट्समैन, स्किल्ड वर्कर, क्राफ्ट्समैन आम मजदूर नहीं थे बल्कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते थे। ब्लैकस्मिथ्स, लोहार, जो आग और हथौड़े की मदद से लोहे को शेप देकर तलवारें, खेती के औजार बनाते थे या घोड़े की नाल बनाते थे। घोड़े की नाल वो जो उसके पैरों के नीचे होती है ना, वो होती है, मतलब हॉर्स शूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अब हमारा? टाइप्स ऑफ क्राफ्टमैन। ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, ये लोहे से अलग अलग तरह के औजार बनाते थे, ठीक है। वीवर्स मतलब बुनकर कुछ बनाना। कारपेंटर्स लकड़ी का काम करके जैसे फर्नीचर या कुछ भी लकड़ी का चीज़। गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार, ये सोने चांदी से गहने और घरों के सजाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स बनाते थे, ठीक है। इन सभी वर्कर्स ने मेडिवल पीरियड की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। फिर आ गया गिल्ड सिस्टम। जब क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो कारीगरों ने मिलकर एक नया सिस्टम शुरू किया जिसे गिल्ड कहते हैं। गिल्ड असल में एक एसोसिएशन था जो एक ही तरह के काम करने वाला क्राफ्टमैन या मर्चेंट्स ने मिलकर बनाया था। इसका मेन मकसद अपने मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और मार्केट को कंट्रोल करना। टाइप्स क्या हैं इसके? क्राफ्ट गिल्ड्स, एक ही तरह के काम करने वाले कारीगरों का ग्रुप, जैसे लोहार का अलग ग्रुप और वीवर्स का अलग ग्रुप। मर्चेंट गिल्ड्स दूर दूर तक व्यापार करने वाले बड़े ट्रेडर्स और व्यापारियों का ग्रुप। फिर नेक्स्ट क्या है? टाइप्स
ऑफ गिल्ड ही है। टाइप्स तो हो गई ना। क्राफ्ट गिल्ड, ये कौन होते हैं? इसमें किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के, ये मैंने आपको बता दिया। फिर कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ये सब आ गए इसमें। फिर मर्चेंट गिल्ड्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स होते हैं जिसमें, ठीक है। फंक्शंस ऑफ गिल्ड्स क्या होते हैं? मेंटेन क्वालिटी, गिल्ड्स ये इंश्योर करते थे कि उनके मेंबर्स को जो भी सामान, जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो एक अच्छे स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का होना चाहिए। इससे मार्केट में कस्टमर्स का ट्रस्ट बना रहता है और कोई ख़राब या नकली सामान नहीं बेच सकता। रेगुलेट प्राइसेस, ये सामान के प्राइसेस को कंट्रोल और फिक्स करता है। इससे सभी को सेम प्रॉफिट होता है, ना ज़्यादा कोई लॉस में, ना कोई ज़्यादा प्रॉफिट में। प्रोटेक्ट मेंबर्स, गिल्ड अपने क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स के इंटरेस्ट और राइट्स की रक्षा करते हैं, ठीक है। फिर स्टेज ऑफ गिल्ड ट्रेनिंग। अप्रेंटिस, ये एक बिगिनर मतलब शुरुआत करने वाला होता था जो किसी मास्टर के अंडर रहकर क्राफ्ट सीखता था। इस स्टेज पर उसे बहुत काम या कोई पैसा नहीं मिलता था, पर उसे रहना, खाना और काम सीखने का मौका मिलता था। जर्नीमैन, ये वो स्किल्ड वर्कर होता है जिसने अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर ली हो। अब ये पूरी तरह काम जानता था और डे टू डे काम के लिए सैलरी कमा सकता था, पर ये अभी भी किसी मास्टर के अंडर ही काम करता था। इसका अपना खुद का कोई सेटअप नहीं होता था। नेक्स्ट क्या है हमारा? मास्टर, ये एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन होते हैं जो अपने काम में सबसे ऊपर होता था। एक मास्टर बनने के लिए वर्कर को अपना बेस्ट काम गिल्ड के सामने प्रूव करना पड़ता है। मास्टर बनने के बाद वो अपनी खुद की वर्कशॉप खोल सकता था, नए अप्रेंटिसेस रख सकता था और गिल्ड का फुल मेंबर बन सकता था। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? गिल्ड्स ने मेडिवल सोसाइटी और इकोनॉमी को 4 तरीकों से बेहतर बनाया। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रूल्स और स्ट्रिक्ट चेकिंग की वजह से सामान की क्वालिटी हमेशा अच्छी रहती थी। प्रोटेक्टेड वर्कर्स, कारीगरों और उनके परिवार को मुश्किल समय में फाइनेंशियल और सोशल हेल्प मिलती थी। एनकरेज स्किल डेवलपमेंट, अप्रेंटिस से मास्टर बनने के सिस्टम की वजह से नए लोग लगातार नया हुनर सीखते थे। सपोर्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, जब अच्छा सामान बनता था और सही दाम पर बिकता था तो इससे पूरे देश की इकोनॉमी मजबूत होती थी। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मेडिवल पीरियड के दौरान ट्रेड बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने लगा। इस बड़े व्यापार की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और नए नए शहर और टाउन्स डेवलप हुए, ठीक है। रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रेड, एग्रीकल्चरल सरप्लस, फार्मर्स प्रोड्यूस्ड मोर फूड, नए खेती के तरीकों और टूल्स की मदद से किसान अब अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा फूड उगाने लगे। द एक्स्ट्रा फूड कुड बी सोल्ड, जब किसानों के पास खुद इतना अनाज बच जाता था तो वो उतना बेच भी सकते थे, अपनी अर्निंग वो ज़्यादा बढ़ा भी सकते थे, ठीक है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, जब यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो लोगों की ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा लगने लगा। इस वजह से कपड़े, खाने और बाकी चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ गई, जिसने व्यापार को बढ़ावा दिया। फिर इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, जब बड़े किंगडम्स और राजाओं ने पीस बनाए रखी तो रास्ते सेफ हो गए। रूलर्स ने जो डाकुओं से व्यापारियों को बचाया, जिससे बिना डर के लोग दूर दूर तक ट्रेडिंग करने निकलने लगे। डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स, नए नए टाउन्स और शहर बनने लगे जो बिजनेस और मार्केट्स के मेन हब्स बन गए। यहाँ सारे कारीगर और व्यापारी एक साथ आकर सामान बेचते और खरीदते थे, ठीक है। इंटरनल ट्रेड, इसका मतलब है वो व्यापार जो एक ही कंट्री, स्टेट या रीजन के अंदर के अलग अलग इलाकों में होता था, दूर दूर के देशों में नहीं। कॉमन गुड्स इंक्लूडेड, क्या क्या था? फूड था, क्लॉथ था, टूल्स थे, हाउस होल्ड आइटम्स थी, ठीक है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, मेडिवल पीरियड में व्यापार सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं था। इस ट्रेड ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ दिया।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यूरोप के लोग बाहर से महंगी चीज़ें मंगवाते थे और अपने यहाँ की चीज़ें बाहर बेचते थे, ठीक है। गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम एशिया, क्या क्या आता था, सिल्क आता था, स्पाइसेस आती थी, प्रीशियस स्टोन्स आते थे। अफ्रीका से क्या क्या आता था, गोल्ड आता था, साल्ट आता था, आइवरी आती थी, ठीक है। फिर यूरोप से वूल, मेटल प्रोडक्ट्स, वाइन। ट्रेड रूट, कौन कौन से ट्रेड रूट थे, सिल्क रोड था जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता था, ठीक है। एक मिनट, ये एक बहुत बड़ी ज़मीनी रास्ता था, लैंड रूट था जो यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता था। इस रूट के ज़रिए बहुत ही कीमती और ज़रूरी सामान एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ले जाया जाता था, जैसे चाइना से सिल्क और इंडिया से मसाले। सी रूट्स, समुद्र के ज़रिए होने वाले ट्रेड वक्त के साथ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि इसमें बड़े शिप्स पर एक साथ बहुत सारा सामान सस्ते में ले जाया जा सकता था। दो मेन समुद्री इलाके सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे, कौन से, मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन, ठीक है। मेडिटेरियन सी ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को आपस में जोड़ते थे। इंडियन ओशन इंडिया, अरब देश और साउथ ईस्ट एशिया के बीच बड़े लेवल पर व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट था ये भी, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड, इस बढ़ते हुए व्यापार की वजह से हर देशों में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, व्यापार बढ़ने से देशों और लोगों के पास बहुत सारा पैसा और धन आने लगा, फिर उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई। राइज ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स बहुत अमीर हो गए और समाज में उनका एक बड़ा और पावरफुल स्टेटस बन गया। अर्बन डेवलपमेंट, मार्केट्स के पास नए टाउन्स और सिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़े और डेवलप हुए। कल्चरल एक्सचेंज, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, जब अलग अलग देशों के लोग बिजनेस के लिए मिलते थे तो सिर्फ सामान नहीं बदलता था, उनके बीच नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी या पेपर और उनके रिलीजियस बिलीव्स भी एक जगह से दूसरी जगह फैलते थे, ठीक है। अफ्रीकन सोसाइटीज़ इन द मेडिवल पीरियड, एडवांस सोसाइटीज़, मेडिवल अफ्रीका पिछड़ा हुआ नहीं था, वहाँ बहुत सारी एडवांस सोसाइटीज़ और बड़े बड़े किंगडम्स थे। अफ्रीका दुनिया से अलग नहीं था, वह उस समय के बड़े इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। घाना एम्पायर, इसमें क्या है, घाना एम्पायर वेस्ट अफ्रीका के सबसे शुरुआती और सबसे पावरफुल किंगडम्स में से एक था, ठीक है। फिर इकोनॉमी, घाना साम्राज्य की पूरी इकोनॉमी में रूप से दो चीज़ें पर डिपेंड थी, ठीक है। गोल्ड ट्रेड पे थी, घाना के पास बहुत सारी सोने की खदानें थीं जहाँ से सोना निकलकर बाकी देशों में बेचा जाता था। साल्ट ट्रेड, सहारा डेजर्ट के इलाकों से नमक मंगवाया जाता था जो उस ज़माने में खाने को खराब होने से बचाने के लिए सोने जितना ही कीमती माना जाता था, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, घाना एम्पायर के अमीर मतलब वेल्दी बनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने वेस्ट अफ्रीका के सारे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया था। वो भी व्यापारी वहाँ से जो भी व्यापार वहाँ से व्यापारी मतलब गुजरता था वहाँ से, उसे टैक्स देना पड़ता था। फिर आ गया माली एम्पायर, जब घाना एम्पायर कमज़ोर होकर ख़त्म हो गया तब उसकी जगह माली एक नया और बहुत पावरफुल एम्पायर बनकर उभरा। मानसा मूसा, माली एम्पायर का सबसे मशहूर और ताकतवर राजा था मानसा मूसा। उन्हें पूरे मानव इतिहास का सबसे अमीर इंसान माना जाता था। उनके पास सोना था, इतना सोना था कि जब वो हज की यात्रा पर गए तो उन्होंने रास्ते में इतना सोना दान किया कि वहाँ की मार्केट में सोने की कीमत गिर गई। अचीवमेंट्स, प्रमोटेड ट्रेड, उन्होंने ट्रेड बढ़ाया। एनकरेज एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन को भी एनकरेज किया। सपोर्टेड इस्लामिक लर्निंग, उन्होंने इस्लाम को सपोर्ट किया। डेवलप्ड सिटीज़ जैसे कि तिम्बुक्तू, ठीक है। फिर तिम्बुक्तू के बारे में, तिम्बुक्तू बिकेम सेंटर ऑफ स्टेट। तिम्बुक्तू उस दौर में दुनिया का एक बहुत बड़ा और मशहूर हब बन गया था।
सेंटर ऑफ ट्रेड था, वो एक बड़ा मार्केट था जहाँ पूरे वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के व्यापारी सामान बेचने आते थे वहाँ। सेंटर ऑफ लर्निंग, यहाँ बहुत सारे बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और लाइब्रेरीज थी जहाँ लाखों किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट सेफ रखी गई थी। ए सेंटर ऑफ इस्लामिक स्कॉलरशिप, पूरी दुनिया से इस्लामिक स्कॉलर्स और साइंटिस्ट वहाँ रिसर्च करने और ज्ञान लेने आते थे। सोंघाई एम्पायर, माली के बाद आने वाला वेस्ट अफ्रीका का आखिरी और सबसे बड़ा साम्राज्य था। राइज ऑफ सोंघाई, जब माली एम्पायर अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से वीक हो गया तब सोंघाई ने मौके का फ़ायदा उठाया और वो सबसे पावरफुल स्टेट बनकर उभरा। ठीक है। फीचर्स, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, उसके पास एक बहुत ही बड़ी और डिसिप्लिन आर्मी थी जिसने पहले बार नए तरह के वेपन्स और नेवीज़ का यूज़ किया ज़मीन और नदियाँ कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। उनका राज, एफिशिएंट गवर्नमेंट, उनका राज चलाने का तरीका बहुत सिस्टमेटिक और सेंट्रलाइज था। रूलर्स ने पूरे एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में बांट कर एफिशिएंट गवर्नेंस चलाई थी। फिर एक्टिव ट्रेड, वहाँ व्यापार बहुत तेज़ी से चलता था। घाना और माली की तरह सोंघाई ने भी वेस्ट अफ्रीका के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर अपना पूरा कंट्रोल बनाकर रखा, जिससे उन्हें बहुत टैक्स और पैसा मिला। रिलीजन इन अफ्रीका, मेडिवल अफ्रीका के लोग किसी एक धर्म को नहीं मानते थे। अलग अलग सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ में अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स फॉलो किए जाते थे। ठीक है। ट्रेडिशनल रिलीजन, नेचर स्पिरिट्स, प्रकृति की शक्तियों जैसे पेड़, पानी, धूप और हवा में मौजूद आत्माओं की पूजा करना। एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को याद करना और उनसे आशीर्वाद मांगना। लोकल डेटीज़, अपने इलाके के छोटे बड़े लोकल देवी देवताओं की पूजा करना। ठीक है। स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम कैसे फैला? ट्रेड की वजह से, ट्रेड से फैला। मुस्लिम मर्चेंट्स जो थे उन्होंने इस्लामिक बिलीव्स फैलाया। वो क्योंकि अलग अलग देश में जाते थे तो उन्होंने अपने जो भी उनका है, जो मुस्लिम रिलीजन है, उन्होंने अपने दूसरों के साथ जिसके साथ ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ शेयर किया, उस तरीके से उन्होंने फैलाया। मैंने रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। ट्रांस सहारन ट्रेड, सहारा डेजर्ट जो था वो कौन क्रॉस करता था? ट्रेड कैरावान्स होते थे, वहाँ के जो कैरावान्स थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट गुड्स इंक्लूडेड, क्या क्या चीज़ें वो लेकर जाते थे? गोल्ड, साल्ट, एवरी, स्लेव्स। दिस ट्रेड बॉट प्रॉस्पेरिटी टू अफ्रीकन किंगडम्स। ठीक है। नेक्स्ट है लेटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन। लेटिन अमेरिका की 3 सबसे इम्पॉर्टेंट और एडवांस सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? माया, अज़्टेक, इनका। ठीक है। माया सिविलाइजेशन, माया के जो वो लोग थे सेंट्रल अमेरिका जैसे आज के मैक्सिको और बेलाइज के इलाके में रहते थे। ठीक है। अचीवमेंट्स क्या थी इनकी? मैथमेटिक्स, उन्होंने एक बहुत ही एडवांस मैथ का सिस्टम डेवलप किया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से ज़ीरो का कॉन्सेप्ट ढूंढा और उसे कैलकुलेशन में यूज़ किया, जो उस दौर में बहुत कम सिविलाइजेशन के पास था। ठीक है। फिर एस्ट्रोनॉमी, वो आसमान, तारों, सूरज और प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को बहुत ध्यान से स्टडी करते थे। उन्होंने बड़े बड़े स्टोन ऑब्जर्वेटरीज बनाई हुई थी ताकि प्लैनेट वीनस और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ पर नज़र रख सकें। कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी की इसी गहरी नॉलेज की मदद से उन्होंने बहुत ही एक्यूरेट कैलेंडर्स बनाए। उनका सबसे मशहूर कैलेंडर सिस्टम सोलर ईयर 365 डेज पर बेस्ड था, जो आज के मॉडर्न कैलेंडर के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है। फिर माया राइटिंग सिस्टम, माया लोगों के पास अपना खुद का एक कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड राइटिंग सिस्टम था। ये चित्रलिपि जैसा था जिसमें सिंबल्स और ड्राइंग्स का यूज़ करके बातें लिखी जाती थी। ठीक है। इन सब अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? मैथ, एस्ट्रोनॉमी, कैलेंडर और राइटिंग से पता चलता है कि माया लोग साइंस और लर्निंग के मामले में अपने टाइम में बहुत आगे थे। ठीक है। फिर आगे अज़्टेक सिविलाइजेशन,
अज़्टेक लोग आज के मेक्सिको, प्रेजेंट डे मेक्सिको के इलाके में रहते थे। ये एक बहुत ही एग्रेसिव और पावरफुल वॉरियर सिविलाइजेशन थी। कैपिटल सिटी इनकी क्या थी? टेनोच्टिटलन, एक मिनट यार, टेनोच्टिटलन नाम बहुत अजीब है। अज़्टेक साम्राज्य की राजधानी का नाम था, ये था, ठीक है, जो भी था। फीचर्स क्या है इसके? अज़्टेक ने मिलकर एक बहुत बड़ा और पावरफुल एम्पायर खड़ा किया जिसके मेन फीचर्स हैं स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, ठीक है। उनकी फौज और वॉरियर्स बहुत खतरनाक और वेल ट्रेन्ड थे। उन्होंने आसपास के बहुत सारे ट्राइब्स को हराकर उन पर कब्जा किया था। लार्ज पॉपुलेशन, उनके साम्राज्य और मेन शहरों में उनके लाखों लोग एक साथ रहते थे जिसकी वजह से उनका कंट्रोल बहुत मजबूत था। एडवांस्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि उनका शहर पानी पर था, उन्होंने खेती का एक नया तरीका ढूंढा जिसे फ्लोटिंग गार्डन्स कहते हैं। इसमें उसको क्या चिनाम्पस कहते थे, ठीक है। फिर आ गया इनका सिविलाइजेशन। इनका लोग साउथ अमेरिका के इलाके में रहते थे, मेनली पेरू, चाइल और इक्वाडोर के एंडेस पहाड़ों के पास जहाँ भी रहते थे, ठीक है, वो बस याद रखो, साउथ अमेरिका में रहते थे। इसकी कैपिटल क्या थी? क्यूस्को। इनका साम्राज्य में मेन कैपिटल और सबसे पवित्र शहर क्यूस्को था जो पहाड़ों के बीच बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ था। अचीवमेंट्स क्या थी? रोड सिस्टम, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रोड। उन्होंने पहाड़ों को काट काट कर हज़ारों किलोमीटर्स लंबे रास्ते और ब्रिजेस बनाए। ये रोड नेटवर्क उन्हें पूरे एम्पायर को आपस में जोड़ता था ताकि मैसेज और आर्मी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। एग्रीकल्चर, पहाड़ी स्लोप्स पर खेती करना मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने टेरेस फार्मिंग का यूज़ किया, ठीक है। वो पहाड़ों पर सीढ़ियों जैसी खेत बनाते थे जिससे मिट्टी और पानी नीचे ना बहे और फसल अच्छी हो। एडमिनिस्ट्रेशन, उनका गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ही टाइट और डिसिप्लिन था। रूलर्स के पास हर एक सिटीजन का डाटा और रिकॉर्ड रहता था जिसके लिए वो क्यूबकू नाम के धागे की नोट्स का यूज़ करते थे, ठीक है। फिर लार्जेस्ट एम्पायर, इन्हीं सब वजह से इनका एम्पायर पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा और पावरफुल साम्राज्य बन गया था। फिर रिलीजन इन लैटिन अमेरिका, बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स। ये लोग पॉलिथिस्टिक थे, यानी ये किसी एक भगवान को नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, जैसे सन गॉड, रेन गॉड, कॉर्न गॉड, ये ऐसे मानते थे। इन्फ्लुएंस्ड डेली लाइफ, उनका धर्म उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंट्रोल करता था। खेती शुरू करने से लेकर लड़ाई पर जाने तक हर काम भगवान की मर्जी से होता था। रोल ऑफ प्राइस्ट समाज में बहुत पावरफुल थे। वो बड़े बड़े टेम्पल्स और पिरामिड्स पर रिलीजियस सेरेमनीज और रिचुअल्स करवाते थे ताकि उनके देवता खुश हो सकें, ठीक है, खुश रहें। इकोनॉमी ऑफ लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन, इन सिविलाइजेशंस का पूरा गुजारा और पैसा उनके लोकल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता था। खेती मतलब फार्मिंग ही इनकी इकोनॉमी की सबसे मेन बैकबोन थी। ज़्यादातर पॉपुलेशन किसान थी। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी थी? मेज़, मक्का उनकी सबसे मेन और पवित्र खाना था क्योंकि उन्होंने कॉर्न गॉड भी बोला ना। पोटैटोज, आलू, जो खासकर इनका लोग पहाड़ों पर बहुत उगाते थे। बीन्स, अलग अलग तरह की फलियाँ, बीन्स तो पता ही है। फिर ट्रेड कनेक्टेड रीजन्स, खेती के साथ साथ ये लोग आपस में ट्रेड भी करते थे। एक रीजन के लोग अपना सरप्लस खाना या कीमती पत्थर जैसे जेड दूसरे रीजन के लोगों के पास एक्सचेंज करने जाते थे, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? सबसे ऊपर राजा और प्राइस्ट होते थे, उसके नीचे नोबल्स और सोल्जर्स होते थे, फिर क्राफ्ट्समैन और फार्मर्स, और सबसे नीचे स्लेव्स आते थे, ठीक है। फिर कल्चरल अचीवमेंट्स, सोशल स्ट्रक्चर,
लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन ने आर्ट और बिल्डिंग बनाने के मामले में बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए। आर्किटेक्चर, उन्होंने अपने हाथों और पुराने तरीकों से बहुत ही शानदार और मजबूत स्ट्रक्चर्स बनाई थी, जैसे टेम्पल्स, पैलेसेस, पिरामिड्स। ठीक है। फिर साइंस, इस सिविलाइजेशन के लोग साइंस के मामले में अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे। ठीक है। उन्होंने आसमान, तारों और प्लैनेट्स की स्टडी की। उन्हें ग्रह और सूरज चांद की मूवमेंट्स का सटीक ज्ञान था। ठीक है। और मैथ्स, उन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए अपना खुद का नया मैथ सिस्टम बनाया था। उन्होंने ज़ीरो भी ढूंढा। आर्ट, मिट्टी के सुंदर बर्तन और मटके बनाना, जिसको पॉटरी कहते हैं। टेक्सटाइल, अलग अलग तरह के धागों और नेचुरल कलर्स का यूज़ करके सुंदर कपड़ा बनना। वीविंग, स्कल्पचर्स, पत्थरों को काटकर उन्होंने अपने राजाओं और वॉरियर्स और देवी देवताओं की बड़ी बड़ी स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ बनाई थी। ठीक है। अब अल्टरनेटिव स्टेट फॉर्मेशन, नॉट ऑल फॉलोड द यूरोपियन फ्यूडल मॉडल। मेडिवल हिस्ट्री में अक्सर लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया में यूरोप जैसा ही सिस्टम था, जहां राजा, लॉर्ड्स और फ्यूडलिज्म होता था, पर ऐसा नहीं है। हर जगह एक जैसी सिस्टम नहीं चल रहा था। डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, दुनिया के अलग अलग इलाकों ने अपनी ज़रूरतों और जोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल नए और अलग तरह के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार रखे थे। मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव स्टेट फॉर्मेशन, इन्हीं अलग और यूनिक गवर्नेंस के तरीकों को इतिहास में अल्टरनेटिव स्टेट फॉर्मेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है इनकी? अफ्रीकन किंगडम, घाना, माली और सोंगाई जैसे ये किंगडम्स, इन्होंने किसी यूरोपियन मॉडल को कॉपी नहीं किया। इनका पूरा सिस्टम गोल्ड और साल्ट ट्रेड के कंट्रोल पर और लोकल ट्राइबल कनेक्शन पर चलता था। लैटिन अमेरिकन एम्पायर्स, माया, अज़ेक, इन्होंने पहाड़ों और पानी के बीच बिना किसी पुराने वर्ल्ड के कांटेक्ट के अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उनका मैनेजमेंट सिस्टम और खेती करने का तरीका बिल्कुल यूनिक था। ठीक है। फिर दी स्टेट्स हैड देयर ओन, क्या पॉलिटिकल सिस्टम था उनका अपना, इकनॉमीज अपनी थी, रिलीजन अलग अपना था, अलग था सबसे। ठीक है। फिर कंक्लूजन में क्या है? ब्लॉक थर्ड का जो फाइनल कंक्लूजन है, जो मेडिवल वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से की डाइवर्सिटी और प्रोग्रेस को एक साथ समझाता है। इसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है? मेडिवल वर्ल्ड का शेपिंग, कोर फैक्टर्स, रिलीजन, ट्रेड, इकोनॉमी और स्टेट फॉर्मेशन। मेन इम्पैक्ट, इन्होंने मिलकर मध्यकालीन दुनिया को बदला। मेडिवल यूरोप के हाइलाइट्स क्या हैं? सेंट्रल अथॉरिटी, क्रिश्चियनिटी और चर्च सबसे पावरफुल थी। इकोनॉमिक ग्रोथ, क्राफ्ट प्रोडक्शन और गिल्ड्स ने हेल्प की। ग्लोबल ट्रेड का रोल, कनेक्टेड रीजन्स कौन कौन से थे? यूरोप, एशिया, अफ्रीका आपस में जुड़े थे। अर्बन ग्रोथ में इससे नए शहरों का विकास हुआ। अफ्रीकन किंगडम्स की अमीरी, पावरफुल एम्पायर्स थे, घाना, माली और सोंगाई में थे। मेन सोर्स, ये सभी ट्रेड से अमीर बने। लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन, माया, अज़्टेक और इनका का विकास। मेजर प्रोग्रेस साइंस, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन में। मेडिवल सिविलाइजेशन बहुत डाइवर्स थी, हर रीजन का अपना एडवांस सिस्टम था। होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।